हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। सॉइल इन्वेस्टिगेशन जो टॉपिक आपका है इस लेक्चर का, सॉइल इन्वेस्टिगेशन या साइट इन्वेस्टिगेशन, इसके चार पांच नाम हैं। मैं चारों पांचों नाम आपको बताऊंगा, लेकिन एक जनरल सी बात पहले मैं इसका एक बैकग्राउंड आपको बताता हूं कि एक्चुअल में इस टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है। भाई चलिए, अभी सॉइल को छोड़िए। अगर आपने अपने घर में कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, कोई सा भी प्रोडक्ट, इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मान लो आपने एक लैपटॉप ही परचेज करना है या एक मोबाइल परचेज करना है, सेलफोन आपको परचेज करना है, आपके पास एक सबसे पहला काम रहेगा कि यू विल डिसाइड योर बजट। आप अपना बजट डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर आपके दिमाग में कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे कि भाई ये स्पेसिफिकेशंस मुझे चाहिए मेरे सेलफोन में। 6 GB का रैम चाहिए, 128 GB की मेमोरी चाहिए, वगैरह वगैरह, 6.5 इंच का एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए, जो भी है। आपने दिमाग में एक बजट के अकॉर्डिंग आपने एक स्पेसिफिकेशन दिमाग में रखा होगा कि भाई ये सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस मुझे मेरे सेलफोन पे चाहिए है, जो मैं इन फ्यूचर परचेज करने वाला हूं। दिमाग में स्पेसिफिकेशन लेके आप क्या करते हो? आप सर्च करते हो चीजों को। सर्चिंग बहुत सारे तरीके से हो सकती है। आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हो या दोस्तों से पूछ रहे हो, जो भी कर रहे हो, मतलब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे कि यार मेरा ये बजट है, ये स्पेसिफिकेशन है, तो इस बजट और इस स्पेसिफिकेशंस में कौन कौन से मॉडल्स हैं। आप वो मॉडल्स देखोगे और फिर उन मॉडल्स को आपस में कंपेयर करोगे, और कंपेयर करने के बाद जो बेस्ट निकल के आएगा वो परचेज करोगे। एक जनरल यही ट्रेंड होता है ना किसी भी चीज को खरीदने का, किसी भी चीज को खरीदने का। अरे घर पे किराना भी खरीदने जाते हैं तो उसमें भी यही ट्रेंड रहता है। एक ही जैसे 5 ब्रांड के सामान मिल रहे हैं आपको ग्रोसरी स्टोर पे, आपका बजट प्लस क्वालिटी प्लस आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ब्रांड आपके लिए सूटेबल होता है वो परचेज करते हो। ये कहानी क्या चीज हुई? ये कहानी ये हुई कि किसी भी चीज को करने से पहले आप उसका एनालिसिस करते हो, उसकी मार्केट स्टडी करते हो। यही है एक जनरल सी बात। मोबाइल खरीदना हो, लैपटॉप खरीदना हो, टीवी खरीदना हो, रेफ्रिजरेटर खरीदना हो, बाइक खरीदना हो, कार खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, तो एक मार्केट रिसर्च करोगे कि नहीं करोगे आप बिफोर परचेजिंग एनीथिंग, है ना। मतलब एक जनरल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना मतलब पूछताछ करना, पता करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, यही तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है ना। अब मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ प्रोजेक्ट प्लान किया है हमने। एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर G+15 फ्लोर की एक बिल्डिंग आने वाली है। अब वहां पर जब ये बिल्डिंग बनने वाली है, तो जिस सॉइल पर मैं ये बिल्डिंग बनाने वाला हूं, उस सॉइल के बारे में भी तो मुझे पता होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आज मैंने प्लानिंग करी और उठा के जाके सीधे बिल्डिंग बनाना चालू कर दी, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से पहले उस साइट पर जो सॉइल होगी, उस सॉइल की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जानी चाहिए। और क्योंकि सॉइल की इंफॉर्मेशन मतलब सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है, सॉइल का बिहेवियर क्या है, ये सब पता होना चाहिए ना। तभी तो आप उस सॉइल के ऊपर में कुछ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करोगे। तो किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करने से पहले उस साइट पर जो सॉइल है, उस सॉइल का एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन आपको करना पड़ता है। आपको वहां के सॉइल का नेचर, बिहेवियर और प्रॉपर्टीज पता करनी पड़ती हैं। और नेचर, बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को पता करने का जो तरीका है, दैट इज एक्चुअली साइट इन्वेस्टिगेशन। साइट को इन्वेस्टिगेट करना है, इसका दूसरा नाम होता है, इस टॉपिक का दूसरा नाम होता है सॉइल इन्वेस्टिगेशन। इसका तीसरा नाम होता है सॉइल एक्सप्लोरेशन। का चौथा नाम होता है साइट एक्सप्लोरेशन। का पांचवा नाम होता है सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन या फिर एक्सप्लोरेशन। ऐसे करके तमाम प्रकार के नाम होते हैं इसके। अल्टीमेटली आप देखो, चाहे इन्वेस्टिगेशन बोलो चाहे एक्सप्लोरेशन बोलो, चाहे इन्वेस्टिगेशन चाहे एक्सप्लोरेशन, का क्या मतलब है? एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करना मतलब चीजें पता करना,
चीजों को ढूंढना, यही तो एक्सप्लोर करना होता है। तो आप क्या कर रहे हो, सॉइल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, सॉइल को एक्सप्लोर कर रहे हो, सॉइल के बारे में चीजें पता कर रहे हो, सॉइल के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, मतलब सॉइल के बारे में चीजें पता कर रहे हो। साइट एक्सप्लोरेशन, साइट पर जाके क्या ढूंढोगे, सॉइल के बारे में तो ढूंढोगे कि जो साइट है मेरी वहां पर सॉइल के बारे में, वहां की सॉइल की इंफॉर्मेशन मुझे पता चले। तो अल्टीमेटली ये पूरी जो स्टोरी है इस चैप्टर की, वो इसी चीज से डील कर रही है कि भाई अगर मैंने कहीं पर कोई प्रोजेक्ट प्लान किया है तो उस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन से पहले मुझे वहां पर जो सॉइल है उस सॉइल के बारे में डिटेल्ड जानकारी होनी चाहिए, और इस डिटेल्ड जानकारी निकालने का जो तरीका है उसी तरीके को हम कहते हैं साइट इन्वेस्टिगेशन, या ये जो भी नाम आप देख रहे हो ये सब एक ही बात है। क्योंकि भाई जब आप सॉइल के बारे में पता करोगे तो आपको उस सॉइल के प्लस और माइनस पता चलेंगे। प्लस और माइनस मतलब जरूरी थोड़ी है कि हर चीज आपके हिसाब आपके मुताबिक होगी उस मिट्टी में। आपने सॉइल की प्रॉपर्टीज पता करी तो जरूरी थोड़ी है उस सॉइल के अंदर में सारी चीजें आपके मुताबिक होंगी, कुछ चीजें अलग भी हो सकती, कुछ चीजें आपके मन मुताबिक नहीं होंगी। हो सकता है सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी आप जितनी चाह रहे हो उतनी नहीं मिल रही हो, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ जितनी आप चाह रहे हो उतनी नहीं मिल रही हो, सॉइल की परमेबिलिटी जैसी आप चाह रहे हो वैसी नहीं मिल रही हो सकता है ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि जहां पर आपने ये जमीन खरीद ली कि यहां ये मेरी जमीन है, मैं यहां पर स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं, तो इस जमीन की प्रॉपर्टी भी मेरे हिसाब की रही होंगी, नहीं, जरूरी नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा कि उस सॉइल की प्रॉपर्टी आपके हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है? उसके लिए आपको वहां की सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। कैसे करते वो मैं बताऊंगा। सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अब सॉइल का इन्वेस्टिगेशन जब हम करेंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन मतलब सॉइल के ऊपर में कुछ टेस्ट ही तो लगाएंगे। सॉइल के ऊपर में वी विल परफॉर्म सम टेस्ट, हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे सॉइल के ऊपर में, और टेस्ट परफॉर्म करके हमको सॉइल के रिजल्ट्स मिलेंगे, और उन रिजल्ट्स को देख के हम पता करेंगे कि हमारी सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है। टेस्ट कौन से लगाने होते हैं सॉइल में वो तो हम सब पढ़ चुके हैं। सॉइल के ऊपर में टेस्ट कौन से लगाने होते हैं वो तो हम सब पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट सारे टेस्ट जो सॉइल के ऊपर में लगाए जाते हैं वो सब हमने पढ़ रखे हैं। टेस्ट जो भी होते हैं सॉइल के ऊपर में, उन टेस्ट को या तो आप लेबोरेटरी में जाके परफॉर्म करेंगे या फील्ड पर ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसको फील्ड पर परफॉर्म करना पड़ता है, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसके लिए आपको अपने सैंपल को लेबोरेटरी में ले जाना पड़ता है, सीधी बात है। तो अल्टीमेटली साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको सॉइल की टेस्टिंग करनी है। कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं? लिस्ट ऑफ द टेस्ट हम पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द वेरियस टेस्ट दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड ओवर द सॉइल? लिस्ट ऑफ टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं? वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट, प्रॉक्टर टेस्ट, टेस्ट रिलेटेड टू परमेबिलिटी, फॉलिंग हेड, कांस्टेंट हेड, जो भी हो सकता है। कंसिस्टेंसी लिमिट्स, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, ये भी करना पड़ेगा। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सीव एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस, shear स्ट्रेंथ, डायरेक्ट शेयर, ट्रैक्शियल, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, वेन शेयर, चारों इसी में आ गए। मैंने शेयर स्ट्रेंथ लिख दिया, शेयर स्ट्रेंथ का टेस्ट होगा। कंसोलिडेशन से रिलेटेड कोई टेस्ट परफॉर्म करना पड़ सकता है आपको। बियरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड कोई टेस्ट परफॉर्म करना पड़ सकता है आपको। यही तो कुछ टेस्ट है। बियरिंग कैपेसिटी पे प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट,
कंसोलिडेशन, ओइडोमीटर वगैरह, शेयर स्ट्रेंथ, डायरेक्ट शेयर, अनकन्फाइंड कंप्रेशन, ट्राइएक्सियल या वेन शेयर टेस्ट, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सीव एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस, कंसिस्टेंसी लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, परमिएबिलिटी, फॉलिंग हेड टेस्ट, कांस्टेंट हेड टेस्ट, प्रॉक्टर, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर, मॉडिफाइड प्रॉक्टर, इंडियन लाइट, इंडियन हैवी, यूनिट वेट, कोर कटर मेथड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पिक्नोमीटर मेथड, वाटर कंटेंट, ओवन ड्राइंग, पिक्नोमीटर, कैल्शियम कार्बाइड, ये सारे टेस्ट आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। इन सारे टेस्ट से जो रिजल्ट्स आएंगे आपके पास, इन सारे टेस्ट से जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपकी सॉइल की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी वहां की। वहां पर जो सॉइल थी आपके पास, उस सॉइल की प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी आपको कि भैया उस सॉइल की वाटर कंटेंट क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या था, यूनिट वेट क्या था, ओएमसी एमडीडी क्या था, परमिबिलिटी कितनी थी, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट कितना था, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, वेल ग्रेडेड सॉइल थी, पुअरली ग्रेडेड थी, गैप ग्रेडेड थी, शेयर स्ट्रेंथ कितनी थी, कंसोलिडेशन से रिलेटेड कुछ डेटा मिल जाएगा, एवी एमवी कुछ भी मिल जाएगा, एनसी सॉइल ओसी सॉइल के बारे में कुछ पता चल जाए, बियरिंग कैपेसिटी, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू मिल जाएगी, प्लेट लोड टेस्ट से आपको सेटलमेंट से रिलेटेड कुछ बातें मिल जाएंगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको वहां पर सॉइल की मिल जाएंगी। अब ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हैं, आप जैसा चाहते थे वैसी प्रॉपर्टीज आपको मिल गई, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो प्रॉपर्टीज आप चाहते थे, मान लो वैसी प्रॉपर्टीज आपको नहीं मिल रही हैं, मान लो परमेबिलिटी में कुछ कम ज्यादा हो गया, डेंसिटी कुछ कम ज्यादा हो रही है, शेयर स्ट्रेंथ में कुछ कमी है, बियरिंग कैपेसिटी में कुछ कमी दिख रही है, तो अगर कुछ इस टाइप की कमियां दिख रही हैं तो आपको अपनी सॉइल की प्रॉपर्टीज, ऐसा नहीं है कि आप वो साइट छोड़ दोगे कि नहीं भाई सॉइल की प्रॉपर्टी सही नहीं है, अब मैं छोड़ देता हूं इसको, यहां नहीं बनाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। तो आप वहां पर जो सॉइल है उनकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। आप सॉइल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और सॉइल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने की जो मेथड्स होती हैं उनको हम कहते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन, दैट इज नोन एज सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, इफ the properties of soil are not as per our requirements, then we need to improve the properties of soil. देन वी नीड टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, हमको हमारी सॉइल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करना पड़ेगा। द मेथड्स या द प्रोसेस टू इंप्रूव द सॉइल प्रॉपर्टीज, the process to improve the soil properties is known as soil stabilization। क्या कहलाता है? सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो अगर भाई सॉइल की प्रॉपर्टीज हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही नहीं है, अगर सॉइल की प्रॉपर्टीज हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही नहीं है, तो हमको सॉइल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करना पड़ता है। और जो तरीके हैं सॉइल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के, वो तरीके कहलाते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन। कौन कौन से तरीके होते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन के? मेथड्स ऑफ soil stabilization। सॉइल स्टेबलाइजेशन के तरीके,
मैकेनिकल मेथड्स, and that is nothing but compaction. कॉम्पैक्शन कर दो, आधी से ज्यादा परेशानियां दूर हो जाती हैं। सबसे आसान और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका इज मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, दैट इज कॉम्पैक्शन। सबसे आसान तरीका। कुछ भी समस्या हो सॉइल में, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप में अगर कभी कुछ कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल कभी हैंग करता है या कोई परेशानी होती है, सबसे अच्छा तरीका कैसे क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, शट डाउन करके रीस्टार्ट कर दो, आधी समस्याएं तो दूर हो जाती है ना। बस वैसे ही सॉइल की आधी से ज्यादा समस्याएं, सॉइल की आधी से ज्यादा चीजें जो नेगेटिविटी है सॉइल में या जो प्रॉपर्टीज हमारे मन मुताबिक नहीं है, वो आधी से ज्यादा चीजें ठीक की जा सकती हैं इफ यू कॉम्पैक्ट दैट सॉइल। डेंसिटी इंप्रूव हो जाएगी, वॉइड रेशियो इंप्रूव हो जाएगा, डेंसिटी वॉइड रेशियो इंप्रूव होने से आपका इफेक्टिव स्ट्रेस इंप्रूव हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस के इंप्रूव होने से शेयर स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ के इंप्रूव होने से बियरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी। आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी आपकी सॉइल की अगर आप सॉइल को प्रॉपरली कॉम्पैक्ट कर दोगे। भाई आपने कॉम्पैक्ट किया तो वॉइड रेशियो कम हुए, वॉइड रेशियो कम हुए तो डेंसिटी बढ़ी, डेंसिटी बढ़ी तो गामा इंटू एच इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा तो शेयर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा डैश 10 फाई, सिग्मा डैश बढ़ा दिया तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा दिया मतलब सिग्मा डैश बढ़ा, सिग्मा डैश बढ़ा मतलब टाउ एफ बढ़ गया ना, टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा डैश 10 फाई। शेयर स्ट्रेंथ बढ़ गई, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ गई तो काम हो गया ना, सब तो हो गया, सब तो सुधर गया। तो मैक्सिमम चीजें सुधारी जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्शन। इसीलिए कभी भी किसी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने से पहले वहां पर एक प्रॉपर कॉम्पैक्शन किया जाता है। मान लो इससे नहीं हुआ, मान लो इससे चीजें नहीं सुधरी, तो और भी कई सारी मेथड्स हैं। लाइम स्टेबलाइजेशन, लाइम स्टेबलाइजेशन इज अ टेक्निक। लाइम मिला दिया जाता है सॉइल के साथ। लाइम क्या करता है, सॉइल का प्लास्टिसिटी वगैरह चेंज कर देता है, सॉइल का प्लास्टिसिटी, सॉइल का सॉइल को पार्टिकल्स के अंदर कोहेजन बढ़ा देगा, उसका प्लास्टिक बिहेवियर इंप्रूव कर देगा, बहुत सारी चीजें कर देता है लाइम। तो सिंपल लाइम स्टेबलाइजेशन कोई वो नहीं है, एक प्रॉपर क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर कैलकुलेटेड क्वांटिटी का लाइम हम सॉइल के साथ मिला देते हैं। हमारे जो ग्राउंड रहेगा, जहां पर साइट है, वहां पर चूना छिड़क देते हैं, लाइम स्प्रेड कर देते हैं। दैट लाइम will ultimately penetrate in the soil and it will improve the properties of the soil। ये होता है एक सीमेंट स्टेबलाइजेशन होता है। सीमेंट स्टेबलाइजेशन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल में जैसे लाइम मिलाया था ना, वैसे सॉइल में सीमेंट मिला देते हैं। एक कैलकुलेटेड अमाउंट का सीमेंट हम सॉइल के साथ मिला देते हैं। तो वो सीमेंट क्या करता है, सॉइल के अंदर जाता है, सॉइल के वॉइड्स में जाएगा, सॉइल के वॉइड्स में जाके जो पानी होगा सॉइल के वॉइड्स में, उन पानी के साथ रिएक्शन करके कौन सा प्रोसेस होता है, हाइड्रेशन का प्रोसेस करेगा। हाइड्रेशन का प्रोसेस करके बोक्स कंपाउंड बनेंगे अंदर ही अंदर, जिसके कारण सॉइल की स्ट्रेंथ अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। भाई सीमेंट रहेगा अंदर, सीमेंट सॉइल के वॉइड्स में गया, क्योंकि सीमेंट के पार्टिकल्स का साइज तो सॉइल के पार्टिकल के साइज से छोटा ही होता है ना। तो सीमेंट सॉइल के अंदर में गया, सॉइल के अंदर में जब गया तो वो सॉइल के अंदर के वॉइड्स में जो पानी होगा उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। रिएक्ट करने के बाद हाइड्रेशन का प्रोसेस करेगा, हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा तो बोक्स कंपाउंड बनेंगे। बोक्स कंपाउंड कहीं ना कहीं C2H, C3H, C4AS, C4AF, ये सब आपके स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेंगे। बिटुमेन स्टेबलाइजेशन भी हो सकता है। बिटुमेन मिला दीजिए, लो विस्कोसिटी का बिटुमेन, लो विस्कोसिटी का बिटुमेन मिला दीजिए, बिटुमेन स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। ग्राउटिंग भी हो सकता है। इन सब चीजों को स्प्रेड करने के बजाय सॉइल के अंदर में इंजेक्ट कर दीजिए। भाई एक तरीका है कि सॉइल के ऊपर में इसको डाल दीजिए, सीमेंट छिड़क दीजिए, लाइम छिड़क दीजिए, एक ये तरीका है। दूसरा है कि लाइम की या फिर सीमेंट की स्लरी बना के सॉइल के अंदर में फोर्सफुली इंजेक्ट कर दिया जाए।
तो इंजेक्ट करने का जो मेथड है, इंजेक्ट करने की जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ग्राउटिंग। वो क्या कहलाती है, ग्राउटिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स होती है स्टेबलाइजेशन की, जो आपको सिर्फ इतना ही जानना है इसके बारे में, और कुछ नहीं जानना है। अब हमको जो मेन बात करनी है वो ये है कि अगर हमको ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं सॉइल के ऊपर में, ये टेस्ट अगर हमको परफॉर्म करने हैं, इनमें से कुछ टेस्ट तो फील्ड पे ही हो जाएंगे और कुछ टेस्ट लैब में होंगे। अब चाहे वो टेस्ट फील्ड में हो, चाहे वो टेस्ट लैब में हो, टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सॉइल का सैंपल तो चाहिए ना भाई। चाहे वो टेस्ट फील्ड में परफॉर्म हो रहा हो, चाहे वो टेस्ट लैब में परफॉर्म हो रहा हो, कहीं भी परफॉर्म करो, टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको सैंपल तो चाहिए ना। सैंपल कहां से आएगा? तो इस पूरे चैप्टर में अब हमको जो बात करनी है, दैट इज द मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। हम सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे सॉइल के, फील्ड से सॉइल के सैंपल कैसे कलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि टेस्ट तो हम जानते हैं कौन से करने और कैसे करने, ये भी हम जानते हैं भाई। इनमें से सारे टेस्ट तो पढ़ चुके हैं हम, कौन सा टेस्ट करना है ये तो सब हमको पता है, कैसे करना है ये भी हमको पता है, लेकिन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो सैंपल चाहिए, वो सैंपल कैसे लाना है, वो सैंपल कैसे निकालना है ग्राउंड में से, वो बात करनी है हमको यहां पर। तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ सैंपलिंग की। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैंपलिंग? मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग मतलब सैंपल कलेक्ट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सैंपल कलेक्ट करने के जो तरीके हैं जरा देख लें भाई। सैंपल कलेक्ट करने के तरीके होते हैं, पहला कहलाता है ओपन पिट, सिर्फ सुनते चलिएगा, एक्सकवेशन। ओपन पिट एक्सकवेशन इज द फर्स्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल को कलेक्ट करने की सबसे बेसिक तरीका होता है ओपन पिट एक्सकवेशन। ओपन पिट एक्सकवेशन में आप क्या कर रहे हो मालूम है? आप बिना किसी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के, आप बिना किसी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के एक एक्सकवेटिंग टूल ले गए। एक्सकवेटिंग टूल जैसे हिंदी में जिसको बोलते गेती, फावड़ा, थोड़ा ज्यादा सैंपलिंग चाहिए तो थोड़ा सा हो ले गए, आप कुछ भी ले गए, आपने उससे गड्ढा खोदा और गड्ढे से मिट्टी निकाल के ले आए। कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं, आपने दो मजदूरों को बोला वहां से मिट्टी निकाल के ले आओ, अब उसको हमारे यहाँ पर फील्ड में बोलते तगाड़ी, एक तगाड़ी भर के, ये ऐसा पैन जो होता ना, एक पैन भर के मिट्टी का सैंपल वहां से उठा के ले आओ। वो गया, उसने बढ़िया गेती फावड़े से वहां की मिट्टी निकाली, इसमें भरा और आपको लाके दे दिया, बोले ये लो साफ सैंपल। ये हो गया आपका ओपन पिट एक्सकवेशन, जिसमें कोई टेक्निकल नॉलेज आपने यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिंपल वहां से कहीं से सॉइल लानी थी, वहां पर आपने एक छोटा सा हल्का सा एक्सकवेशन किया, एक्सकवेशन करके वहां से मिट्टी ले आके रख ली अपने पास। दिस इज ओपन पिट एक्सकवेशन। ठीक है। दूसरा होता है बोरिंग मेथड। दूसरी इज दी सेकेंड इज दी बोरिंग मेथड। बोर होल ड्रिल किया जाता है, बोर होल ड्रिल किया जाता है और बोर होल ड्रिल करके उस होल में से सॉइल का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो ये हो सकती है आपकी ऑगर बोरिंग, वॉश बोरिंग, रोटरी बोरिंग, the last one is percussion boring। ऑगर बोरिंग, वॉश बोरिंग, रोटरी बोरिंग एंड परक्यूशन बोरिंग, ये चार तरीके की बोरिंग मेथड्स होती हैं। बोरिंग मतलब चैप्टर तो है ही बोरिंग। बोरिंग मतलब बोर होल ड्रिल करना। बोरिंग करते ना घर में, एक कम डायमीटर का होल ड्रिल किया जाता है, वो बोरिंग होती है। तो बोरिंग करने के चार तरीके होते हैं, ऑगर बोरिंग, वॉश बोरिंग, रोटरी बोरिंग एंड परक्यूशन बोरिंग।
क्या होती है ऑगर, क्या होती है वॉश बोरिंग, सिर्फ समझ लीजिए। ऑगर बोरिंग का यूज होता है मेनली फॉर द सॉफ्ट सॉइल। सॉफ्ट सॉइल कहीं पर है तो वहां पर एक आपने देखा होगा एक ऐसा रॉड रहता है, कई मजदूरों के हाथ में आपने देखा होगा, और उसमें ऐसी स्पाइरल ब्लेड्स लगी रहती है। एक ऐसी लंबी सी रॉड होती है, साइकिल के पीछे रख के ले जाते हुए आपने देखा होगा बहुत मजदूरों को। एक ऐसी रॉड रहती है और उस रॉड के ऊपर में ऐसी स्पाइरल शेप में ब्लेड्स लगी रहती है, दैट इज ऑगर। उस ऑगर को जमीन के अंदर में इंसर्ट किया जाता है। सॉफ्ट सॉइल है तो मैनुअली, हार्ड सॉइल है तो मैकेनिकली इंसर्ट किया जाएगा और उसको खींच के बाहर निकाल लिया जाएगा। तो जो ब्लेड थी स्पाइरल, उसके बीच में सॉइल आ जाती है, दैट इज योर सैंपल, दैट इज ऑगर बोरिंग, दैट इज ऑगर बोरिंग। फिर आपकी दूसरी है वॉश बोरिंग। वॉश बोरिंग में क्या करेंगे, एक ड्रिल होल किया जाएगा, एक ड्रिल होल किया जाएगा ज्यादा गहराई का, और उसमें एक कटिंग टूल, मतलब मैं एक जनरल स्केच के थ्रू आपको बता रहा हूं वर्किंग। ये ऐसा एक ड्रिल होल करोगे, आप ऐसा एक ड्रिल होल करोगे और इस ड्रिल होल में एक इस प्रकार का कटिंग टूल, मतलब मैं सिर्फ एक उससे आपको समझा रहा हूं, है ना, एक ऐसा कटिंग टूल होगा जो कि वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करेगा। इस प्रकार का कटिंग टूल होगा जो कि वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करेगा। सॉर्ट ऑफ इस टाइप का एक कटिंग टूल रहेगा आपका। विच विल मूव वर्टिकली अप एंड डाउन, और इसमें परफोरेशंस रहेंगे। परफोरेशंस मतलब यहां पे होल्स रहेंगे और इसमें फोर्सफुली वाटर इंजेक्ट किया जाएगा। इसमें फोर्सफुली वाटर इंजेक्ट किया जाएगा। ये कटिंग टूल वर्टिकली ऐसे अप एंड डाउन मूव करेगा इस बोर होल में, और इसके परफोरेशंस में से पानी भी अंदर जाता जाएगा। तो ये पानी क्या करेगा, यहां की सॉइल को सॉफ्ट करता रहेगा, यहां की सॉइल को सॉफ्ट करता रहेगा, और अल्टीमेटली यहां के सॉइल कट चुकी होगी। अब क्योंकि यहां पे जो सॉइल है इसको इस साइड निकलने का तो रास्ता है नहीं, आप पानी फोर्सफुली डाल ही रहे हो, तो ये सॉइल क्या होगी, यहां पर सॉइल जो होगी दैट विल कम आउट फ्रॉम द होल इन द फॉर्म ऑफ स्लरी। पानी के साथ मिट्टी बाहर निकल के आएगी इन द फॉर्म ऑफ स्लरी। ये चीज आपने बोरिंग जब हो रही होती है आपके घर में तो आपने देखी होगी ये चीज, जब बोरिंग हो रही होती है तो मिट्टी बाहर निकलती है वहां से, क्योंकि आप फोर्सफुली वहां पर भी क्या कर रहे हो, यही तो हो रहा है, कटिंग टूल अंदर जा रहा है, कटिंग टूल कंटिन्यूअसली अंदर जा रहा है, कटिंग टूल अंदर जाता है तो कट, और उसके साथ पानी भी फोर्सफुली अंदर डाला जाता है। तो पानी और कटिंग टूल क्या कर रहा है, यहां की मिट्टी को नरम कर रहा है, यहां की मिट्टी को नरम कर रहा है, और मिट्टी को नरम करके अब भाई यहां की जब मिट्टी नरम हो चुकी है, पानी भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल बढ़ रहा है यहां पर, क्योंकि यू आर इंक्रीजिंग द वाटर। अब ये सॉइल का वॉल्यूम यहां पर अगर बढ़ रहा है तो ये सॉइल जाएगी कहां, फिर इस सॉइल को बाहर जाने का कहीं रास्ता है क्या, एक ही रास्ता है, ये सॉइल अल्टीमेटली यहां पर बाहर निकल जाएगी आपके लिए। ये सॉइल यहां पर इस तरीके से फोर्सफुली बाहर निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ स्लरी, स्लरी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, और ये जो स्लरी के फॉर्म में बाहर निकलेगी दिस विल बी योर सैंपल, ये आपका सैंपल कहलाएगा, दिस विल बी योर सैंपल। तो पहले हमने देखा ऑगर बोरिंग क्या होता है, वॉश बोरिंग मैंने आपको बता दिया, लेकिन याद रखिएगा वॉश बोरिंग अगर यहां पर हार्ड सरफेस या रॉकी सरफेस होगा तो वॉश बोरिंग विल नॉट बी यूज्ड, है ना। तो हम बोल सकते हैं यहां पर वॉश बोरिंग is not used for hard या रॉकी सरफेस। हार्ड या रॉकी सरफेस के लिए आप वॉश बोरिंग का यूज नहीं करेंगे, तो फिर किसका करेंगे, इसका रोटरी और परक्यूशन बोरिंग का। रोटरी बोरिंग और परक्यूशन बोरिंग एग्जैक्टली वॉश बोरिंग ही है। The working principle of rotary boring and percussion boring is same as that of wash boring. Wash boring के जैसा ही प्रिंसिपल है, लेकिन वॉश बोरिंग में इस कटिंग टूल का मूवमेंट सिर्फ वर्टिकली अप एंड डाउन हो रहा है। रोटरी और परक्यूशन बोरिंग में नीचे भी जाएगा और ऐसे घूमेगा भी, ऐसे घूमते घूमते नीचे जाएगा, ऐसे घूमते घूमते ऊपर आएगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ
रोटरी एंड परक्यूशन बोरिंग। तो अगर बीच में कहीं पर हार्ड रॉक आ रही है या बीच में कहीं पर कोई ग्रेवली सरफेस आ रहा है तो वहां से भी सैंपल उठा लिया जाता है, जो कि वॉश बोरिंग में नहीं हो पाता, क्योंकि वॉश बोरिंग में तो कटिंग टूल सिंपली वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर रहा है ऐसे। रोटरी और परक्यूशन बोरिंग में क्या हो रहा है कि अगर बीच में कहीं पर हार्ड सरफेस आया तो यहां पर एक बहुत हैवी कटिंग टूल लगा होता है। ये कटिंग टूल वर्टिकली तो जा ही रहा है अंदर, वर्टिकली के साथ साथ ये रोटेट भी करता हुआ अंदर जाता है, तो अगल बगल की सारी मिट्टी को खत्म कर देता है, काट देता है, तो वो मिट्टी आसानी से बाहर निकल आएगी। दैट इज रोटरी बोरिंग एंड परक्यूशन बोरिंग। ये कुछ तरीके होते हैं टू कलेक्ट द सैंपल। ये सैंपल हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज वी नीड टू परफॉर्म दीज टेस्ट ओवर द सॉइल। हमको हमारी सॉइल के ऊपर में ये टेस्ट परफॉर्म करने थे। ये सारे टेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में। भाई वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट, ये टेस्ट हमने जब हम सॉइल का फेज रिलेशन इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तब पढ़ा था। प्रॉक्टर टेस्ट, कॉम्पैक्शन की बात हो गई। परमेबिलिटी, फॉलिंग हेड टेस्ट, फॉलिंग कांस्टेंट हेड टेस्ट, ये हमने परमेबिलिटी के चैप्टर में पढ़ लिया। कंसिस्टेंसी लिमिट्स इंडेक्स प्रॉपर्टीज में। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, इन सारी प्रॉपर्टीज को अगर मुझे जज करना है तो मुझे सॉइल के ऊपर में ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने हैं। अब जब मुझे ये सॉइल के ऊपर में टेस्ट परफॉर्म करने हैं तो मुझे सॉइल का सैंपल कलेक्ट करना था। सॉइल का सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाएगा? तो सॉइल का सैंपल कलेक्ट करने के ये तरीके मैंने आपको बता दिए। अब ये यहां से जो सैंपल आया, जो भी सैंपल यहां से आपको मिला है, वो सैंपल दो प्रकार का हो। द सैंपल विच यू हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर ऑफ दिस मेथड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। तो सैंपल कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं अपन। टाइप्स ऑफ सैंपल। टाइप्स ऑफ सैंपल, जो सैंपल आपका कलेक्ट हुआ है वो सैंपल कितने टाइप्स के होते हैं? तो जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है वो सैंपल दो प्रकार के होते हैं। डिस्टर्ब सैंपल और दूसरा होता है आपका अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। डिस्टर्ब सैंपल और दूसरा होता है अनडिस्टर्ब सैंपल। एक तरीके से आप बोल सकते हो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल या फिर नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल या फिर नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। क्या मतलब हुआ इसका? भाई सैंपल का काम क्या होता है? सैंपल आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी चीज का सैंपल आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। सैंपल को देख के मैं ओरिजिनल प्रोडक्ट के बारे में आइडिया लगा सकता हूं। आई कैन गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल। घर पे भी कभी आप ग्रोसरी स्टोर पे गए हो, गेहूं खरीदा हो, कभी चावल खरीदा हो या कभी दाल खरीदी हो, तो थोड़ा सा सैंपल देखा जाता है और उस सैंपल को देख के देखा जाता है। अगर सैंपल सही होता है तो वी अज्यूम डैट कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी सही होगा, जो ओरिजिनल इतने बड़े बैग में होगा, 5 किलो का, 10 किलो का, 15 किलो का, 50 किलो के बैग में से एक थोड़ा सा सैंपल आपको निकाल के दिखा दिया जाता है और वो सैंपल सही दिखता है आपको, तो आप यही मान लेते हो ना कि उस बैग के अंदर में जो भी होगा वो पूरा सही होगा। तो इसका मतलब है कि सैंपल ओरिजिनल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई सैंपल दो तरीके के जो आप यहां पर परफॉर्म कर रहे हो वहां पर आपको सैंपल दो तरीके के मिलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल या फिर नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जिसको आप डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब भी कह सकते हो। अगर आपका सैंपल आपकी ओरिजिनल सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर सैंपल की प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सॉइल की प्रॉपर्टीज को से मैच कर रही हैं, तो दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। और अगर सैंपल और ओरिजिनल सॉइल में किसी भी प्रकार का कोई सिमिलैरिटी आपको नहीं दिख रही है, तो दैट विल बी नोन एज द नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इट विल बी नोन एज नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो सैंपल दो तरीके के मिलेंगे आपको, रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव। और मैक्सिमम ये जो आपने टेस्ट परफॉर्म किए हैं ना, ये जो आपने सैंपल कलेक्ट किए हैं, ये सारे मेथड्स आपको डिस्टर्ब सैंपल ही देने वाले हैं। डिस्टर्ब सैंपल मतलब ये हुआ कि भैया जो सैंपल आपने कलेक्ट किया है वो आपकी ओरिजिनल सॉइल से सिमिलर है ही नहीं। ओरिजिनल सॉइल और आपके सैंपल
के बीच में जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर था, जो बाकी बिहेवियर था, दैट इज टोटली डिफरेंट। तो ये जितनी भी मेथड्स हमने पढ़ी, इन सारे मेथड्स में हमको जो सैंपल मिलता है दैट इज अ काइंड ऑफ अ डिस्टर्ब्ड सैंपल, डिस्टर्ब्ड सैंपल मिलता है। चलो सैंपल मिल गया, सैंपल के ऊपर में हम टेस्ट भी परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन ये सैंपल कलेक्ट कैसे किया हमने? मेथड तो मैंने आपको बता दी, ये मेथड्स हैं आपकी टू कलेक्ट द सैंपल। इट कैन बी ओपन पिट एक्सकवेशन, इट कैन बी अ बोरिंग मेथड दैट इज ऑगर बोरिंग, वॉश बोरिंग, रोटरी बोरिंग एंड परक्यूशन बोरिंग। ये तो ठीक है, ये मेथड्स के नाम हो गए, लेकिन सैंपल को कलेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगता है ना, दैट इज एक्चुअली नोन एज सैंपलर। आप याद करिए, जब मैं आपको स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने आपको इस टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया था, सैंपलर से। और मैंने आपसे बोला था सैंपलर के बारे में कुछ और बातें हम लोग करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के एकदम आखिर में। तो सैंपलर क्या है? सैंपलर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करके हम सॉइल का सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपलर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर कलेक्टिंग द सॉइल सैंपल। सॉइल के सैंपल को कलेक्ट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम सैंपलर कहते हैं। पहली बात, सैंपलर कितने प्रकार के होते हैं? सैंपलर दो प्रकार के रहेंगे, देखते हैं क्या है। टाइप्स ऑफ सैंपलर। सैंपलर क्या है ये मैंने आपको बता दिया, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कलेक्टिंग सॉइल सैंपल। ये हमने वहां पर लिखा भी था जब हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट पढ़ रहे थे। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में मैंने आपको सैंपलर के बारे में बताया था। सैंपलर कितने प्रकार के होते हैं ये हमको देखना है। तो सैंपलर दो प्रकार के होंगे। सैंपलर्स आर ऑफ टू टाइप, थिन वॉल सैंपलर, थिन वॉल सैंपलर एंड थिक वॉल सैंपलर। थिन वॉल सैंपलर एंड थिक वॉल सैंपलर, ये दो प्रकार के सैंपलर्स होते हैं। क्या होता है थिन वॉल, क्या होता है थिक वॉल, यही देखना है हमको। और इसको देखेंगे सैंपलर के एक डायग्राम के थ्रू। सैंपलर का एक डायग्राम मैं आपके लिए बनाऊंगा, उसमें कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। हम तीन चीजें कैलकुलेट करेंगे इनफैक्ट, एरिया रेशो, इनसाइड क्लियरेंस एंड आउटसाइड क्लियरेंस। हम एरिया रेशो कैलकुलेट करेंगे, हम इनसाइड क्लियरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हम आउटसाइड क्लियरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये तीन वैल्यूज निकाल के हम बता पाएंगे कि जो हमारा सैंपलर है दैट इज आइदर अ थिन वॉल सैंपलर और इट इज अ थिक वॉल सैंपलर। तो थिन वॉल सैंपलर और थिक वॉल सैंपलर पता करने के लिए, कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सैंपलर कौन सा है, इसके लिए हमको एक सैंपलर के तीन बेसिक फीचर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, एरिया रेशो, इनसाइड क्लियरेंस एंड आउटसाइड क्लियरेंस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि अगर आपको अनडिस्टर्ब्ड सैंपल चाहिए, अगर आपको अनडिस्टर्ब्ड सैंपल चाहिए है तो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल आपको हमेशा मिलेगा थिन वॉल सैंपलर से। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल आपको हमेशा मिलेगा थिन वॉल सैंपलर से, और थिक वॉल सैंपलर आपको हमेशा देगा डिस्टर्ब सैंपल। थिक वॉल सैंपलर आपको हमेशा देगा डिस्टर्ब सैंपल, और थिन वॉल सैंपलर आपको हमेशा देगा अनडिस्टर्ब सैंपल। हमेशा याद रखिएगा ये चीज। अब एक सैंपलर का डायग्राम बनाते हैं, वहां से हम एरिया रेशो, आउटसाइड क्लियरेंस और इनसाइड क्लियरेंस की वैल्यू निकालेंगे। जरा देखिएगा कैसे। और इस चैप्टर में से अगर कभी न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल यही आएगा, एरिया रेशो कैलकुलेट करना, इनसाइड क्लियरेंस कैलकुलेट करना और आउटसाइड क्लियरेंस कैलकुलेट करना। सिर्फ ये तीन चीज आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करनी है? सिंपल से फॉर्मूले रहेंगे, देखिएगा जरा। थोड़ी सी टेपर्ड पाइप रहेगी ये, हल्की सी टेपरिंग हो सकती है, ठीक है। और इसमें अटैच्ड होगा आपका एक कटिंग टूल।
दिस इज अ काइंड ऑफ योर सैम्पलर। इस तरीके से आपका एक सैम्पलर होगा। ऊपर जो आप देख रहे हो ये जो व्हाइट कलर का है, दिस इज योर सैम्पलिंग ट्यूब, दिस इज योर सैम्पलिंग ट्यूब। और ये जो येलो कलर से आप देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली योर कटिंग टूल। दिस इज योर कटिंग टूल। अब यहां पर मैं 4 डायमेंशंस की बात करूंगा, एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। 4 डायमेंशंस की मैं बात करने वाला हूं, जरा देखिएगा। एक डायमेंशन मैंने ये लिया है D1 और एक डायमेंशन मैंने ये लिया है D2। ठीक है, D1 को मैं कह रहा हूं इनर डाया ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब, सैम्पलिंग ट्यूब का इनर डाया, बोलो भाई। और D2 इज द आउटर डाया ऑफ द सैम्पलिंग ट्यूब, D2 is the outer dia of sampling tube, है ना। और देखिए D3 और D4। D3 inner diameter of cutting tool and D4 outer diameter of कटिंग टूल। देखो भाई, क्लियर हो गई बात। 4 डायमेंशन, 3 फॉर्मूले, कौन कौन से देखिए। एरिया रेशो, द फर्स्ट टर्म इज एरिया रेशो। कटिंग टूल का आउटर डाया और इनर डाया आपके पास है। अब एक चीज मैं और क्लियर कर दे रहा हूं आपको, ये D1 D2 D3 D4 ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशंस नहीं है। किसी को भी D1, किसी को भी D2, किसी को भी D3, किसी को भी D4 आप कह सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू। आपका मन, आप किसी को भी D1 कह दीजिए, किसी को भी D2, किसी को भी D3, किसी को भी D4 कह सकते हैं। दिस इज टोटली अप टू यू। मैं इस डायग्राम के हिसाब से 3 फॉर्मूले लिख रहा हूं। कल को आप कोई बुक देखेंगे तो हो सकता है बुक में इसको D1 D2 ना बोल के D1 D2 कटिंग टूल के डायमीटर्स को बोल दिया हो और इसको D3 D4 कह दिया हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना। तो एरिया रेशो कटिंग टूल के जो 2 डायमीटर है, तो देखिएगा D4 स्क्वायर माइनस D3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D3 स्क्वायर। दिस इज योर एरिया रेशो, ये याद रखिएगा। दिस इज योर एरिया रेशो, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया रेशो। इससे आपको निकलेगा एरिया रेशो की वैल्यू। कटिंग टूल के जो दोनों डायमीटर हैं, कायदे से एक तरीके से ये मालूम क्या है, एरिया करस्पॉन्डिंग टू द आउटर डाया माइनस एरिया करस्पॉन्डिंग टू द इनर डाया डिवाइडेड बाय एरिया करस्पॉन्डिंग टू द इनर डाया। तो एरिया होता आउटर डाया के करस्पॉन्डिंग एरिया कितना होगा, पाई बाई 4 D4 स्क्वायर। इनर डाया के करस्पॉन्डिंग एरिया होगा पाई बाई 4 D3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनर डाया के करस्पॉन्डिंग का एरिया पाई बाई 4 D3 स्क्वायर। पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास D4 स्क्वायर माइनस D3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D3 स्क्वायर। दिस इज योर एरिया रेशो। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट इनसाइड क्लियरेंस। दो इनर डाया दिख रहे हैं आपको इस पूरे डायग्राम में, आपको 2 इनर डायमीटर दिख रहे हैं इस पूरे डायग्राम में। तो देखिएगा इनसाइड क्लियरेंस
बड़ा वाला इनर डाया कौन सा है, D1 दिख रहा है, -D3 डिवाइडेड बाय छोटा वाला इनर डाया। दो इनर डाया दिख रहा है ना भाई, एक ट्यूब का और एक कटिंग टूल का। ये मिल गई आपको इनसाइड क्लियरेंस। द थर्ड थिंग विच यू विल कैलकुलेट इट्स द आउटसाइड क्लियरेंस। तीसरी चीज जो आप निकालोगे वो है आउटसाइड क्लियरेंस। दो आउटर डाया दिख रहे हैं आपको, दो आउटर डाया दिख रहे हैं। बड़ा वाला आउटर डाया कौन सा है, D4 माइनस छोटा वाला आउटर डाया D2 डिवाइडेड बाय छोटा वाला आउटर डाया D2। दिस इज योर आउटसाइड क्लियरेंस। खत्म। ये तीन चीज हमने कैलकुलेट करनी रहती है। These three things we need to calculate: inside clearance, outside clearance and area ratio। सारे न्यूमेरिकल्स जो इस चैप्टर में आपसे पूछे गए थे पहले गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इन तीन वैल्यूज पे होते हैं। लेकिन अभी हमको ये थोड़ी पता चला, अभी तो हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब इन वैल्यूज के हिसाब से वी विल आइडेंटिफाई वेदर दिस सैम्पलर इज अ थिक वॉल सैम्पलर और इट इज अ थिन वॉल सैम्पलर। हमारे पास एरिया रेशियो की वैल्यू, इनसाइड क्लियरेंस की वैल्यू और आउटसाइड क्लियरेंस की वैल्यू आ जाएगी, आ गई। अब एरिया रेशियो, इनसाइड क्लियरेंस और आउटसाइड क्लियरेंस की वैल्यू के हिसाब से वी विल प्रिडिक्ट या वी विल फाइंड आउट वेदर द सैम्पलर वॉज थिक वॉल सैम्पलर और इट वॉज अ थिन वॉल सैम्पलर। कैसे, देखिएगा। इफ area ratio is less than or equal to 10%, परसेंट में करने के लिए इन तीनों वैल्यूज को into 100 कर दीजिएगा। ये जो एरिया रेशियो, आउटसाइड क्लियरेंस और इनसाइड क्लियरेंस मैंने आपको निकालना बताया, परसेंटेज में इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, into 100 कर दीजिएगा इनमें, ठीक है ना। तो अगर एरिया रेशियो की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10%, inside clearance is between 1% to 3% and outside clearance is between 0 to 1%। अगर ये तीन चीज फुलफिल हो गई आपकी तो इट इज अ थिन वॉल सैम्पलर। It is a thin wall sampler used to get undisturbed sample। एरिया रेशियो, इनसाइड क्लियरेंस एंड आउटसाइड क्लियरेंस की ये वैल्यूज देख के हम बता पाएंगे कि हमारा सैंपलर थिक वॉल सैंपलर है कि थिन वॉल सैंपलर है। जितना ज्यादा थिन वॉल सैंपलर होगा उतना ज्यादा अनडिस्टर्ब्ड सैंपल आपको मिलता है। एक आपको याद होगा, एक सैंपलर का नाम हमने पढ़ा था, स्प्लिट स्पून सैंपलर, पढ़े थे। कहां पर पढ़े हैं ये, जब हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो याद रखिएगा, ये जो स्प्लिट स्पून सैंपलर होता है ना, दिस इज एक्चुअली अ थिक वॉल सैंपलर। इट इज एक्चुअली अ थिक वॉल सैंपलर। कौन सा, स्प्लिट स्पून सैंपलर जो होता है ये कौन सा होता है, थिक वॉल सैंपलर होता है। क्लियर हो गई बात। सो ये होता है आपका सॉइल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। इस तरीके से आप सॉइल के इन्वेस्टिगेशन की जो भी बातें हैं, जो आपके गेट और ईएससी के सिलेबस की बातें हैं, वो सारी बातें हमने यहां पर डिटेल में कर ली। दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन
या फिर आप इसको सॉइल इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके PYQs हैं गेट के, वो सारे हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इस साइट इन्वेस्टिगेशन के गेट PYQs के साथ। थैंक यू।